So hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. I am Vipin. We have started with the second unit of Introductory Macroeconomics, Determination of Income and Employment. Until now we have discussed ADA's approach. In today's video we are going to discuss saving and investment approach. So let's start. So सबसे पहले अपने ADA's approach में पढ़ा गया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ डिटरमाइन होता था। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमने कहा था कि भाई डिटरमाइन होगा आपका जब आपका एडी किसके इक्वल होगा, एएस के इक्वल होगा। हमने ऐसा पढ़ा था जब प्लान एडी आपका प्लान एएस के इक्वल होगा तभी आपका इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा। अब एडी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एडी होता है आपका भाई कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल, सही बात है, और एएस कंजप्शन प्लस सेविंग के इक्वल। इतनी बात समझ आई। अगर मैं दोनों साइड से कंजप्शन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इन्वेस्टमेंट और राइट हैंड साइड की तरफ सेविंग। तो जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगा मेरा एडी इक्वल्स टू एएस पे, लेट्स से वाई है, वही मेरा यहाँ पे भी आएगा जब इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग होगी। दोनों पे सेम ही आएगा। ये चीज आपको ये अप्रोच एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। सो लेट्स सी व्हाट दिस अप्रोच इज ऑल अबाउट। सो जब भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको अपना आंसर देना है, और वो फॉर्मेट क्या है वो मैं आपका डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताना है कि टू सेक्टर या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है। वो मिलता है आपको भाई जहाँ पे प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड सेविंग के इक्वल होती है। क्यों, और इस अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं शेड्यूल की हेल्प से अप्रोच को सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो विद हेल्प ऑफ शेड्यूल हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक पूरा डायग्राम पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और शेड्यूल में आपको सबसे पहले डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम लेने हैं। जिसकी सबसे पहले 0 है, फिर 100 कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, और कॉन्स्टेंट रेट इंक्रीज का क्या, वो है 100। सबसे पहले 0, फिर 100, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 400, फिर 500, 600, 100 से इंक्रीज हो रहा है। और कंजप्शन भाई 0 लेवल पे 100 है। अब 0 लेवल पे आप कहोगे भाई हम तो कुछ कमाई नहीं रहे, खर्चा कैसे करेंगे। तो और हमारा खर्चा हो भी कैसे सकते हैं, हम तो कुछ कमाई नहीं रहे, हम खर्चा कैसे, हमारे पास खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। आप लोन लो, जो भी लोगे, कुछ भी करोगे, बट आपको मिनिमम खर्चा तो करना ही पड़ेगा। मतलब भले ही 0 लेवल ऑफ इनकम क्यों ना हो, आपको एक मिनिमम अमाउंट अपना मतलब एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस में खर्च करना ही पड़ता है, तो जीने के लिए जरूरी है। और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। हमने बात पहले भी डिस्कस कर रखी है, ऑटोनोमस कंजप्शन। जब आपकी इनकम 0 होती है तो आपकी कंजप्शन होती है वो ऑटोनोमस कंजप्शन के इक्वल होती है, ना कि 0 के। तो हमने पहले ही बात डिस्कस कर रखी है। वैसे ही कंजप्शन आपकी 50-50 के कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगी, तो पहले 100, फिर हुई आपकी 50 के रेट से इंक्रीज 150, फिर 50 से इंक्रीज होगी 200, फिर 50 से 250, ऐसी 400 तक चली जाएगी पहुंचते। अब हमने पढ़ रखा भाई इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग। आप जब इनकम अर्न करोगे तो कंज्यूम करोगे तो सेव करोगे। तो मैं इनकम में से अगर कंजप्शन माइनस कर दूं मुझे सेविंग मिल जाएगा, तो मैंने यही करा है। यहाँ पे मैंने 0 लेवल पे जब 0 लेवल ऑफ इनकम था आपका, जब आपकी इनकम 0 थी, तो 0 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -100। यही तो हमने कर रखा है। 100 में से 150 माइनस किया तो आपको मिला -50, 200 में से 200 माइनस किया तो 0, और 300 में से 250 माइनस किया तो 50, 400 में से 300 माइनस किया 100, 500 में से 350 माइनस किया 150, 600 में से 400 माइनस किया 200। ये आपको समझ आ गया कि हमने कंजप्शन और सेविंग कैसे निकाले हैं। अब आती है हमारी इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम कहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट होती है, जो एक बार ले ली, जो एक बार इन्वेस्टमेंट है, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी थ्रू आउट द पीरियड रहने वाली है, थ्रू आउट द शॉर्ट टर्म पीरियड रहने वाली है। तो वो हमने क्या कह रखी है, इन्वेस्टमेंट हमारी 150 हमने एक बार ले ली तो वो पूरी 150 रहेगी थ्रू आउट 600 लेवल ऑफ इनकम। इतनी बात समझ आ गई। अगर इतना क्लियर हो गया, शेड्यूल आपको अगर क्लियर हो गया, तो आप बहुत इजीली इस अप्रोच को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ शेड्यूल। सो अगर आपको शेड्यूल समझ आ गया तो आपको थोड़ा शेड्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन बता दी है। जैसे कि शेड्यूल में हम क्या शो कर रहे हैं, शेड्यूल में शो कर रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हम शो कर रहे हैं। और सेविंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, सेविंग जो डायरेक्टली रिलेटेड है इनकम से। इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट जो है भाई कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट हर लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेम ही है, 150 करोड़। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ मिल रहा है आपको, शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो मिल रहा है भाई आपको मिल रहा है 500 करोड़। और कब मिलेगा, जब प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान सेविंग की इक्वल होगी, और ये 500 करोड़ नहीं आएगा आपका 150, जहाँ पे दोनों 150 करोड़ है। देख लेते हैं हम कैसे कैसे था ये। शेड्यूल में आपको देख के पता चल जाएगा, शेड्यूल में आपको देखते ही पता चल जाएगा कहाँ पे आपका ये दोनों इक्वल है।
ये दोनों आपके कब इक्वल है? ये दोनों इक्वल है आपके, ये रहे देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके कब इक्वल है? जब दोनों 150 करोड़ है, और ये कब है? जब इनकम आपकी 500 करोड़ है। तो बस आपको यही चीज बतानी है। और इस सिचुएशन तक पहुंचना कैसे है, ये हम डिस्कस करते हैं। दो अप्रोचेज, दो हमारे केसेस हैं, उन केसेस के थ्रू। सबसे पहला केस देखते हैं। पहले केस में आपका इन्वेस्टमेंट, प्लान इन्वेस्टमेंट इज मोर देन प्लान सेविंग। सो देखते हैं हम पहले पेज, पहले केस को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो ये रहा आपका पहला केस। पहले केस में क्या है? पहला केस है आपका प्लान इन्वेस्टमेंट इज मोर देन प्लान सेविंग। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप ज़्यादा कर रहे हो, इफ योर इन्वेस्टमेंट इज, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेविंग थी, अगर दोनों साइड अगर मैं कंजप्शन ऐड करूँ, दोनों साइड अगर मैं कंजप्शन ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सी प्लस आई क्या होता है मेरा? ए डी, और सी प्लस एस क्या होता है? ए एस। तो मतलब मेरे को जो ए डी ज़्यादा है ए एस से, तो मतलब जितनी बातें मैंने ए डी ज़्यादा है ए एस से वाले केस में पढ़ी थी, वही चीज़ आपको यहाँ एज इट इज एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले तो आप पहली बात बताएंगे, इट इम्प्लाइज दैट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर देन हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू सेव। इतनी बात समझ आ गई। और अगर एडी मतलब क्या भाई? कंज्यूमर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं भाई हम इतना सप्लाई करने नहीं वाले, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया भाई? शॉर्टेज है गुड्स एंड सर्विस की, और शॉर्टेज है तो भाई प्रोड्यूसर्स के पास ना होता है, प्रोड्यूसर के पास होता है स्टॉक, तो वो क्या करेंगे? उनको स्टॉक में सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको कंज्यूमर की डिमांड तो मीट करनी है। तो वो क्या करेंगे? अब वो शॉर्टेज को मीट करने के लिए सप्लाई कर देंगे स्टॉक से। अगर स्टॉक से सप्लाई कर देंगे, अगर स्टॉक से सप्लाई करें तो स्टॉक उनका कम हो जाएगा। उन्होंने सोचा होगा कि भाई एक इस लेवल से, कि मान लो हमारे पास, हमने प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की 500 करोड़ की गुड्स एंड सर्विस। उसने कहा भाई मेरे को मार्केट में सिर्फ 250 सेल करनी है और 250 बचानी है। बट हुआ क्या? कंज्यूमर ने डिमांड कर ली 300 की, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपने प्लान स्टॉक में सेल कर देगा। प्लान स्टॉक जो मतलब उसने स्टॉक, सॉरी प्लान स्टॉक नहीं, उसने जो स्टॉक बचा के रखा था अपना, उसने अपना स्टॉक सोचा था 250 करोड़ बचा लूंगा, बट कंज्यूमर ने डिमांड कर ली 300 की, तो वो यहाँ से निकाल के कंज्यूमर को दे देगा 50। तो उसके पास जो इतना उतना सोचा था कि 250 बचा पाएगा, बट उसका कितना बचा हुआ? सब में 200 बचा। तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अनप्लान्ड फॉल इन स्टॉक हो जाएगा और प्लान्ड स्टॉक। अब प्लान्ड स्टॉक क्या था? प्लान्ड स्टॉक सोच रखा था कि भाई 250 बचाऊंगा, बचा कितना? सिर्फ 200। तो जो प्लान्ड स्टॉक था वो ज्यादा हो गया एक्चुअल स्टॉक, क्योंकि एक्चुअल में कितना बचा? एक्चुअल में तो 200 ही बचा उसके पास। तो प्लान्ड स्टॉक ज्यादा हो गया भाई आपका एक्चुअल स्टॉक से। तो अगर मुझे प्रोडक्शन वापस 250 में लाना है, तो मेरे को अगली बार, मतलब मेरे को ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस अगली बार, क्योंकि मेरा 250 तक पहुंचना है मेरे को अगली बार। इसका परिणाम क्या होगा? इसका रिजल्ट निकलेगा भाई आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगा, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक प्लान्ड आई प्लान्ड ऐसे इक्वल नहीं हो जाते एट इनकम 500 करोड़। समझ आ गई ये बात? अब बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 बिल्कुल पहले वाले केस का बिल्कुल उल्टा है। अगर इन्वेस्टमेंट मोर देन सेविंग है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों साइड अगर आप सी सी ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए एस इज मोर देन ए डी। अगर प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं बट कंज्यूमर्स लेना ही नहीं चाहते, तो उसका मतलब क्या हो गया? तो उसका मतलब वो सरप्लस। तो सबसे पहले शुरुआत आप इसे करोगे, इट इम्प्लाइज दैट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट लेस देन हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू सेव। प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, यहाँ मोर आएगा, प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर। तो सॉरी लेस लेस लेस, सही है करेक्ट है करेक्ट। प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट लेस देन व्हाट हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू सेव। इतनी बात समझ आ गई। सो इस सिचुएशन में क्या होगा? सिचुएशन में होगा आपका भाई सरप्लस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर सरप्लस है गुड्स एंड सर्विस का, तो मतलब प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक है उनके स्टॉक में अनप्लान्ड इंक्रीज हो जाएगा। ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी जब हम एडीएस अप्रोच डिस्कस कर रहे थे। एडीएस अप्रोच हमने सेकंड केस डिस्कस किया, तब भी हमने ये बात करी थी। एज इट इज वही वाली बात यहाँ पे भी हमें करनी है। अनप्लान्ड इंक्रीज हो जाएगा स्टॉक में। जैसे ही अनप्लान्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो अनप्लान्ड इंक्रीज होगा तो आपका प्लान्ड स्टॉक से ज्यादा हो जाएगा आपका एक्चुअल स्टॉक। अब प्रोड्यूसर अपना प्लान्ड स्टॉक, मतलब उसका एक्चुअल स्टॉक ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा? तो अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा, आउटपुट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा अगली बार। जैसे ही वो आउटपुट डिक्रीज, क्योंकि उसे आउटपुट डिक्रीज करना है, तो भाई वो कम प्रोड्यूस करना, तो मैं क्या करूंगा? मैं कम लोगों को हायर करूंगा। तो
आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों फॉलो होगी और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका प्लान इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल नहीं हो जाता एट इनकम 500 करोड़। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने डिस्कस कर लिए विथ हेल्प ऑफ शेड्यूल। इन अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच विथ हेल्प ऑफ diagram and without diagram, without schedule. So I hope you have liked this video, so please do like and share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.